Hello everyone. Welcome to the another lecture of फार्माकोथेरेपेटिक्स 2। तो हम आपके जो क्लासेज हैं इसमें हम इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना। तो इसी सीरीज में जो हमारा सबसे पहला डिसीज है वो डिसीज कंडीशन है ट्यूबरकुलोसिस। इसको क्षय रोग भी बोला जाता है। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये एक बहुत फैसिनेटिंग कंडीशन है। राइट, मैं इसमें जाने से पहले आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ना, इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली एक बैक्टीरिया है ना, जो एक बेसिलाई टाइप का बैक्टीरिया रहता है। बेसिलाई मतलब थोड़ा रॉड टाइप का एक बैक्टीरिया रहता है ना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है ना, इसको हम एक रोबस्ट बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं। इसका जो सेल वॉल रहता है इस बैक्टीरिया का, वो सेल वॉल में एक पर्टिकुलर कंपाउंड मिलता है जिसको हम बोलते हैं माइकोलिक एसिड है ना। उस एसिड की वजह से जो ये बैक्टीरिया है ये मतलब एक उसमें जो एडिशनल एक लेयर रहता है ना, एक कवच जो रहता है, एक सिक्योरिटी का काम करता है ये। तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रांग बैक्टीरिया है कंपेयर टू द अदर बैक्टीरिया। तो इसको ट्रीट करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है ना। और क्योंकि ये एक आर्मर्ड टाइप का बैक्टीरिया, आर्मर्ड मतलब मैं हथियार इस टाइप में नहीं, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है ना। और इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कंपैरेटिवली स्लो है, जो बाकी पैथोजेनिक मतलब जो डिजीज कॉज करते हैं उन बैक्टीरिया के कंपैरिजन में जो है ये ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो है वो स्लोली डिवाइड होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। राइट, तो ये बहुत फैसिनेटिंग बैक्टीरिया है ना। अगर आप मेरे पर्सनल राय ले तो बैक्टीरिया में मतलब आप इसको एक बैक्टीरिया का ना मंत्री बोल सकते हो। राइट, वेरी जिद्दी, बहुत ही जिद्दी बैक्टीरिया, जो हम बोलते हैं ना कि डेटॉल भी 99.9% बैक्टीरिया को मार देता है। तो वो जो 0.1 बचता है ना, वो हम मान सकते हैं जो वो जिद्दी बैक्टीरिया रहता है वो ये ट्यूबरकुलोसिस हम उसी कैटेगरी में रख सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट है ना, बट हम उसको एक मोटा मोटी इस तरीके से बता सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कितना खतरनाक है ना। और ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डिजीज है ना, जिसने मैनकाइंड की हिस्ट्री में बहुत लोगों की जान ली है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और जो समझना है उसके लिए भी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। विद द बैकग्राउंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस लेट्स सी सम की इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्यूबरकुलोसिस, देन हम फिर इसको सिस्टमेटिकली जो भी फार्माकोथेरेपेटिक्स अपने सिलेबस में है उसके बारे में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ट्यूबरकुलोसिस इज ए क्रोनिक मतलब है ना, स्लोली प्रोग्रेस होता है, लंबा समय तक इन्फेक्शन चलता है। ग्रेनुलोमेटस है ना, जहां पे ग्रेनुलोमेटस फॉर्मेशंस होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी पे ट्रांसफर हो जाता है। राइट, एक आदमी को ट्यूबरकुलोसिस है, अगर उसका अनसेफ कांटेक्ट रहेगा, फिजिकल कांटेक्ट रहेगा। फिजिकल कांटेक्ट मतलब आप सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ कंफ्यूज मत होइएगा है ना। रेस्पिरेटरी बेसिकली ये जो होता है, तो उस कांटेक्ट की वजह से ये जो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक आदमी से है ना, जो विक्टिम है उससे एक हेल्थी इंडिविजुअल पे ट्रांसमिट हो सकता है, कम्युनिकेट हो सकता है। ऐसे को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्सेस है ना। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये माइकोबैक्टीरियम फैमिली जो होती है उनसे लगती है। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया है ना, माइकोबैक्टीरियम बोवाइन हो गया, ऐसा है ना। फिर जेंसेसी है ना, कैनोप्सी, तो ऐसे बहुत सारे इसके स्पीसीज हैं जो ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करते हैं। तो इनके जो भी हम फैमिली है उसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको ट्यूबरकुलोसिस जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये था ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरली इट इन्वॉल्व्स लंग्स है ना, मेजरली जो ट्यूबरकुलोसिस है वो लंग्स को अफेक्ट करती है, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसको ऑक्सीजन काफी पसंद है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, इसीलिए ये लंग को ज्यादा अफेक्ट करती है। हाउएवर ये बाकी ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकती है, ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है ना, मेनिंजेस को अफेक्ट कर सकती है, ऐसे बोन को अफेक्ट करती है, एब्डोमेन इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करती है, तो बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है। हाउएवर जो प्रिफर्ड रहता है वो लंग्स रहता है। तो मेजोरिटी केसेस हमको पल्मोनरी मतलब लंग टीबी के हमको देखने को मिलते हैं। टिपिकल कैरेक्टर्स ऑफ टीबी आर स्लो प्रोग्रेशन है ना। टीबी मैंने बोला था कि ये एक हैवी आर्मर्ड टाइप का बैक्टीरिया है, जो इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है मगर स्ट्रांग है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो भी स्लो रहता है, स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज, इसीलिए जो डिजीज का प्रोग्रेशन रहता है वो भी काफी स्लो रहता है।
है ना। लेटेंसी भी रहता है जब तक बैक्टीरिया सही अमाउंट में मल्टीप्लाई होके एक पर्टिकुलर विरुलेंस डोज तक नहीं पहुंचता है, तब तक इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं रहते, जिसको हम लेटेंसी बोलते हैं। एंड रीएक्टिवेशन, फिर है ना धीरे धीरे जब ये इसकी तादाद बढ़ती है, इसका विरुलेंस बढ़ता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अमाउंट बढ़ती है, तो वो टाइम पे हमारा जो है इम्यून सिस्टम रीएक्टिवेट होता है। और फिर ये क्या करता है ना, ये जो बैक्टीरिया है ये जो एक बार अपना काम करना चालू करता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करता है। और मोर ओवर है ना, ये क्या है कि हमारे बॉडी में जनरली रहता है और हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो इसको सप्रेस करके रखी हुई रहती है ना। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है तो वो टाइम पे फिर धीरे धीरे ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये हमको अफेक्ट करना चालू कर देता है। टीबी कॉजिंग पैथोजन इज बेसिलस, है ना। एक बेसिलस मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाइक एसिड फास्ट बेसिलाई, है ना, इनके एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये एसिड फास्ट बेसिलाई है। मैंने बोला इनमें माइकोलिक एसिड रहता है। एरोबिक, इनको ऑक्सीजन काफी पसंद है। नॉन मोटाइल, है ना, बहुत स्लो बैक्टीरिया है, लेजी टाइप के बैक्टीरिया है ना, बहुत स्ट्रांग बैक्टीरिया है, तो ज्यादा मोटाइल नहीं करते हैं ये, एक जगह पे जहां पे रहेंगे तो वहीं पे पड़े रहेंगे। स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जो हम मीन ग्रोथ टाइम बोलते हैं, आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक बैक्टीरिया को बाइनरी फिशन से 2 बैक्टीरिया बनने में कितना टाइम लगता है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस है ये बहुत लंबा मीन ग्रोथ टाइम है ना। जैसे एक नॉर्मल पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है उसका 20 मिनट से लेके 1 घंटा तक रहता है, तो इसका उनसे काफी ज्यादा है ना। और हैविंग लिपिड रिच सेल वॉल, है ना, इनके जो सेल वॉल रहता है उसमें काफी लिपिड रहता है और माइकोलिक एसिड तो रहता ही है, जिसकी वजह से ये दे आर रेसिस्टेंस टू वेरियस डिसइंफेक्टेंट्स एंड स्टेनिंग, है ना। तो फिर हमको वहां पे एसिड फास्ट का ही हेल्प लेना होता है। तो यहाँ पे हमको समझने की क्या जरूरत है, जो इनका सेल वॉल है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बहुत ही स्ट्रांग है ना, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया अभेद टाइप का हो जाता है ना। मतलब कि ये एकदम से स्ट्रांग रहता है। जो भी हम डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक या फिर हम जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं बैक्टीरियल कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरिया के ग्रो को इनहिबिट करने के लिए या फिर बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो वो जो एंटीबायोटिक्स है वो इसमें जनरली बेअसर होती है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, वो हम आगे के पोर्शन में देखेंगे। हाउएवर ये हमको समझना जरूरी है कि ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो एक अनोखा बैक्टीरिया है, बहुत स्ट्रांग बैक्टीरिया है, राइट। तो ये था हमारा एक जनरल इंफॉर्मेशन ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अब हम इसके सिस्टमिक डेफिनेशन में देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है। अ क्रोनिक इन्फेक्शस डिजीज, इन्फेक्शस का मतलब होता है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में वो ट्रांसमिट हो सकता है, कम्युनिकेट हो सकता है। कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स, है ना, बहुत सारे स्पीसीज हैं इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के, तो उनकी वजह से बेसिकली ये डिसीज होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, है ना, इसीलिए हम इसको ग्रेनुलोमेटस डिजीज बोल रहे थे। हमारे लंग्स में ग्रेनुलोमा के फॉर्मेशन हो जाती है। सेंट्रल सीजेशन नेक्रोसिस, ये क्या है मैं आगे आपको सिम्टम्स में एक एक करके क्लियर में बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहता कि ग्रेनुलोमा क्या है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कैसे होता है और सेंट्रल सीजेशन नेक्रोसिस क्या है ना। ये इसके टिपिकल कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन है, और सेंट्रल सीजेशन नेक्रोसिस, है ना, जो लीजन है उसके जो बीच रीजन पे है वहां पे डेड टिश्यूज ऐसी है। यूजुअली अफेक्टिव लंग्स, तो ये जो बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, लंग को। हाउएवर ये बाकी ऑर्गन्स में भी जा सकता है, सिस्टेमिक डिसेमिनेशन हो सकता है ना, बोन टीबी, अब्डोमिनल टीबी, ब्रेन टीबी, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा जनरल लोकल टर्म्स में। तो क्या है कि बेसिकली पल्मोनरी रीजन, लंग्स रीजन, हाउएवर बाकी रीजन भी इससे अछूत नहीं है, बाकी रीजन को भी ये अफेक्ट कर सकता है। अगर हम बात एपिडेमियोलॉजी की करें तो हम बोल रहे हैं कि बहुत रोबोस्ट बैक्टीरिया है ना, मैनकाइंड में बहुत लोगों की जान ली है, मॉर्बिडिटी भी ज्यादा है, तो इसका जो डेटा है, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है, वो भी कुछ इसी तरीके का है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलता है कि दुनिया में आज भी अराउंड 10 मिलियन केसेस आ रहे हैं हर साल में, जो मोटा मोटी 1 करोड़ हम बोल सकते हैं, और 13 लाख डेथ्स पर ईयर रिपोर्टेड है। ये WHO का डेटा है, लेटेस्ट डेटा है। इंडिया अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ ग्लोबल टीबी बर्डन। तो दुनिया में जो 1 करोड़ नए केसेस आ रहे हैं उसमें से है ना मोटा मोटी 25%, मतलब रफली 25 लाख जो केसेस हैं वो जो है वो इंडिया में हमको देखने को मिलते हैं। तो हम इंडिया को टीबी का कैपिटल भी बोल सकते हैं, राइट। बहुत ही बर्डन है टीबी का आज भी। अगर आप रूरल इंडिया में जाओ जहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर हाइजीन नहीं है ना, प्रॉपर हाउसिंग स्पेस नहीं है, तो ऐसे जगह पे हमको ट्यूबरकुलोसिस काफी देखने को मिलता है। हाईली रिस्क अमंग डायबिटीज, है ना,
जिसको डायबिटीज है, और जहाँ पे मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली टीबी के पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं और ये इन्फेक्शियस डिजीज है। और डायबिटीज में जो है इम्यून सिस्टम थोड़ा बहुत वीक रहता है, और क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज भी ज्यादा रहता है तो बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए अच्छा एटमोस्फेयर मिल जाता है। एंड स्लम ड्वेलर्स है ना, स्लम ड्वेलर्स मतलब जहाँ पे है ना एक प्रॉपर हाउसिंग स्पेस नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस स्पेस में, एरिया में हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को जहाँ पे यहाँ पे जैसी जगह पे लोग जाते हैं तो ऐसे लोगों पे जो है ट्यूबरकुलोसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। एंड पीपल विद HIV है ना, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से एड्स की कंडीशन हो गई है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं HIV एड्स, राइट। ऐसे में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम एकदम से सप्रेस होता है, और फिर इसमें जो ये टीबी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये रैपिडली ग्रो होता है, और ऐसे लोगों में 20 से 30 गुना ज्यादा रिस्क रहता है ना। नॉर्मली आदमी को जितना रिस्क रहता है ट्यूबरकुलोसिस होने का, उसका रिस्क 20 से 30 गुना तक बढ़ जाता है HIV वाले लोगों पे, राइट। और हाइटेंड रिस्क अमाउंट ट्रांसमिशन ड्यू टू दी ओवर क्राउडिंग, तो जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया है, क्योंकि ये सांस लेते टाइम पे है ना पल्मोनरी, जैसे अभी हमने कोरोना देखा कैसे ट्रांसमिट होता है, ऐसे होता है। इतना रैपिडली नहीं होता है, मगर हाँ सेम रूट है, तो इसकी वजह से जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है तो वहाँ पे टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जहाँ पे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और एजुकेशन नहीं है, ऐसे जगह में भी इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। हम ट्यूबरकुलोसिस को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम टीबी को बेसिकली इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है प्राइमरी टीबी, है ना। प्राइमरी टीबी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम जो आदमी को टीबी हो रहा है उसको पहली बार ही टीबी हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, है ना। पहले मेरे को टीबी नहीं हुआ था या मैं एक्सपोज नहीं था और मेरे पे ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिल गया, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। इसमें हमको बेसिकली गॉन फोकस देखने को मिलता है, और जो हिलार लिम्फ नोड है, हिलार लिम्फ नोड मतलब अपने जो थोरेसिक रीजन के लिम्फ नोड है वो बड़े रहते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं गोन कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, प्राइमरी टीबी का। ऐसे सेकेंडरी टीबी में क्या होता है कि एक बार आदमी को टीबी हो गया, फिर दोबारा से उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। या फिर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी से एक्वायर्ड होता है और वहां पे टीबी विरुलेंट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि जो टीबी है वो रीएक्टिवेट होता है और उसकी वजह से रीइंफेक्शन हो जाता है। जनरली ये सिक्कोली बोलते हैं हम इसको, राइट। टीबी दोबारा हो रहा है, कॉमन इन अपाइकल लंग्स, तो लंग्स के टॉप रीजन है वहां पे हमको काफी देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, जिसको हम क्लिनिकल में कैविटेशन प्रोसेस बोलते हैं। कैविटेशन में जो हमने पहले देखा था ना, एक टर्मिनोलॉजी आई थी सेंट्रल सिजेशन नेक्रोसिस, है ना, उसी को हम बोलते हैं कैविटी फॉर्मेशन होना। तो वो जो कैविटेशन है वो देखने को मिलता है, और ये जो है हाईली इन्फेक्शियस रहता है। जो सेकेंडरी टीबी है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में आराम से ट्रांसमिट होती है, तो ये थोड़ा इन्फेक्शियस भी है ना। अगर हम इसका दूसरा मेथड देखेंगे इसको क्लासिफाई करने का, तो वो मेथड है बेस्ड ऑन दी साइट कहाँ पे हो रहा है। तो ये मैंने पहले ही बोल दिया कि एक तो पल्मोनरी साइट है ना, जहाँ पे लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, लंग्स में है तो रेस्पिरेशन से, कफिंग के टाइम पे जो स्पुटम है ना, तो वहां से जो बलगम बोलते हैं जिसको हम, उसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। तो इसकी जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा रहती है किसकी, पल्मोनरी टीबी की। और फिर आता है एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी जैसे लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, बोन्स हो गए, है ना, ऐसे जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट हो गए, और ऐसे जो होते हैं ना जो लंग्स को छोड़ के बाकी जगह में, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। और अगर जो टीबी है वो ब्लड से फिर दूसरे जगह पे जा रही है, जैसे हम कैंसर में मेटास्टेसिस देखते हैं ना, ऐसे ही ये जो टीबी है अगर ब्लड के थ्रू से स्प्रेड होकर बाकी जगह पे जा रही है या फिर अगर अलग जगह पे जा रही है, तो ऐसे टीबी को हम मिलियरी टीबी भी बोल सकते हैं। या फिर जैसे हम कैंसर को मैलिग्नेंट कैंसर बोलते थे ना, ऐसे अगर टीबी एक जगह से दूसरी जगह में जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जो थोड़ा खतरनाक होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। होप ये समझ में आ गया होगा। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरली अफेक्टिंग लंग्स, एक्स्ट्रा पल्मोनरी लंग्स को छोड़ के बाकी जगह पे फैल गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। ऐसे हम रेसिस्टेंस के पैटर्न के हिसाब से हम टीबी को क्लासिफाई कर सकते हैं, जो हमको मैनेजमेंट में आसानी होती है। पहला तो आता है ड्रग सेंसिटिव टीबी, मतलब टीबी हुआ है, हम उसको एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। फिर आता है एमडीआर टीबी। एमडीआर का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। जो जनरली ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट है ना, उसमें हम 4-5 ड्रग के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं साथ में। अगर उससे भी रेसिस्टेंट हो गया है ना, जो मल्टीपल ड्रग हम यूज कर रहे हैं उसमें जो एक सबसे कॉमन ड्रग रहता है वो है आइसोनियाजाइड, जिसको हम आईएनएच बोलते हैं, और रिफाम्पिसिन। अगर ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये ट्यूबरकुलोसिस आईएनएच या फिर रिफाम्पिसिन या फिर दोनों के साथ अगर
रेसिस्टेंट हो जाता है, मतलब ये दोनों फिर ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को नहीं मार पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन को हम एमडीआर टीबी बोलते हैं या फिर मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बोल सकते हैं, है ना। तो वही आईएनएच या रिफाम्पिसिन या फिर दोनों के साथ भी रेसिस्टेंट हो सकता है। फिर आता है एक्सडीआर टीबी। एक्सडीआर का मतलब होता है एक्सट्रीम ड्रग रेसिस्टेंट। ये था मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस, ये है एक्सट्रीम ड्रग रेसिस्टेंस। ये इससे भी एडवांस स्टेज है, खतरनाक स्टेज है। यहाँ पे एमडीआर तो होता ही, आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन के साथ तो इसका रेसिस्टेंस चल ही रहा है। इसके एडिशन पे हमारे पास जो न्यूअर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग्स है, जैसे अफ्लॉक्सासिन है ना, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, ये जो हम यूज करते हैं ट्यूबरकुलोसिस में, इन ड्रग्स के साथ भी अगर ये क्या बोलते हैं रेसिस्टेंट है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर हम कॉज की बात करें तो हमने पहले ही बोल दिया है कि मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना। ऐसे ही जेनोपी, कैंसेसी और अदर स्पीसीज भी इसको कॉज कर सकते हैं। ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट न्यूक्लिया। ड्रॉपलेट न्यूक्लिया मतलब जब हम बोलते हैं, है ना, छींकते हैं, खांसते हैं, तो वो टाइम पे हमारे मुंह से जो थूक के छींटे निकलते हैं ना छोटे छोटे, उनको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट। उनके अंदर में ये बैक्टीरिया रहता है ना, जनरली लेस देन 5 माइक्रोमीटर इन साइज। तो ये जो है सामने वाला जो अगर कांटेक्ट में रहेगा तो वो इनहेलेशन के टाइम पे इसको लंग्स में चले जाएंगे उसके, तो वहां ऐसे टीबी एक आदमी से दूसरे आदमी में चले जाता है। टीबी इन्फेक्शन है विरुलेंस, है ना, बहुत ज्यादा विरुलेंस। विरुलेंस मतलब होता है कि कैपेसिटी टू इंड्यूस द इन्फेक्शन, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली विरुलेंस बोलते हैं। बहुत ही हाई विरुलेंस है। और इसमें क्या है, माइकोलिक एसिड है सेल वॉल में, है ना। तो ये क्या करता है कि इस माइकोलिक एसिड की वजह से ये क्या करता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हमने डेफिनेशन में देखा था कि ग्रेनुलोमेटस बोल के, इट इज अ रोबस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने बहुत बार इसको रिपीट कर दिया है। एंड सर्वाइविंग इन द मैक्रोफेजेस। इतना रोबस्ट है कि जो हमारे बॉडी के डिफेंसिव सेल है ना, मैक्रोफेजेस जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो बैक्टीरिया को जनरली क्या करते हैं, ईट कर देते हैं, खाते हैं, उनको मार देते हैं। तो ऐसे मैक्रोफेजेज अगर इनको खाने की कोशिश भी करेंगे तो मैक्रोफेजेज के अंदर भी ये बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रह सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको बहुत ही स्ट्रांग और खतरनाक बैक्टीरिया शुरू में ही बोल दिया था। तो ये इसके कुछ कॉजेज हैं। कॉजेज में क्या है, बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर उसके भाई बहन है ना, जो भी है जेनोपी, कैंसेसी, ऐसे जो है वो स्पीसीज क्या करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ये क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख सकते हैं, राइट। और आज का क्लास भी खत्म करने से पहले एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही, है ना, खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज है जो जनरली रेस्पिरेटरी रूट से जो है ड्रॉपलेट न्यूक्लिया जिसको बोलते हैं, उसके वहां से ये एक आदमी से दूसरे आदमी में कम्युनिकेट करती है, मतलब फैल जाता है, ड्रग है ना, कॉन्टेजियस है। डेफिनेशन में देखेंगे तो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, फॉर्मिंग ग्रेनुलोमा एंड सेंट्रल सीजेशन नेक्रोसिस। जनरली लंग्स को अफेक्ट करता है, बाकी को भी कर सकता है। एपिडेमियोलॉजी में देखेंगे तो हम अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, हाइजीन नहीं है, क्राउडिंग ज्यादा है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, ऐसी जगह में हमको टीबी ज्यादा देखने को मिलता है। इंडिया 25% ग्लोबल बर्डन कवर करता है और हर साल में अराउंड 1 करोड़ से ऊपर केसेस हमको देखने को मिलते हैं। टाइप में हमने देखे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी एक टाइप हो गया, पल्मोनरी, नॉन पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी दूसरा टाइप हो गया, और सेंसिटिव टीबी, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस टीबी और एक्सट्रीम ड्रग रेसिस्टेंस टीबी तीसरा टाइप हो गया। तो मैनेजमेंट में जो ये है रेसिस्टेंस पैटर्न वाला जो है हमको काफी हेल्प करता है मैनेजमेंट के टाइम पे। और कॉजेज की अगर हम बात करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस फैमिली के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्यूबरकुलोसिस को बेसिकली कॉज करते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही था। होप आपको ये जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ये समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो आज के क्लास में इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका पैथोफिजियोलॉजी लेके आपके साथ आएंगे, है ना। टिल देन इसको अच्छे से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। थैंक यू।